नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज भी हमारे पास हमेशा की तरह 3 खबरें हैं। एक तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और इमरान खान से रिलेटेड है, दूसरी खबर जो है वो पीटीआई से बहुत बड़ी खबर है, पीटीआई के लिए बहुत परेशान कुन खबर भी हो सकती है, और तीसरी खबर जो है उसमें एक ये अभी देखने बाकी है कि किस नौयत की मगर दहशतगर्दी का वाक़या है, तो हम आपको सारा कुछ जो है वो बता देते हैं अभी। तो सबसे पहले तो चीफ जस्टिस साहब के हवाले से बात कर लेते हैं कि इमरान खान साहब ने कुछ दिनों पहले उनको एक ख़त लिखा था, या पीटीआई ने एक ख़त लिखा था इमरान खान साहब ने, पता नहीं किसने लिखा था, वो भी अभी वैसे बाय द वे चीफ जस्टिस ने भी उसको एड्रेस किया, मगर उस ख़त का मतन क्या था वो मैं आपको बता दूं कि ख़त का मतन ये था जिसमें उसने इमरान खान साहब ने ये कहा था कि भाई हमारे जो वर्कर्स हैं उनको उठाया जाता है और फिर वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो पार्टी की मुखालफत करते हैं, किसी और सियासी जमात में उनकी जो है वो जबरी तौर पर पार्टी तब्दीलियां करवाई जा रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़बरदस्ती करवाई जा रही हैं। फिर उन्होंने कहा कि जबरी गुमशुदगी का एक प्रॉब्लम है, उसके ऊपर उन्होंने कमीशन का मुतालबा किया काजी फ़ाइज़ ईसा से। साथ उन्होंने ये कहा कि हमें इलेक्शन कैंपेन आज़ादाना तौर पर जो है वो रन नहीं करने दी जा रही, और बहुत सारे वर्कर्स हैं या पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनको गिरफ्तार किया जाता है, उनकी ज़मानत हो जाती है लेकिन ज़मानत के बावजूद उनको रिहा नहीं किया जाता। तो इन तमाम मामलात के ऊपर उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा को एक ख़त लिखा था। अब यहाँ पर जो मज़ेदार बात है, बिफोर आई गो टू काजी फ़ाइज़ ईसा का रिस्पॉन्स, उसमें मैं अब ये वो इमरान खान साहब हैं जो काजी फ़ाइज़ ईसा को निकालने के लिए पूरी तरह से तन मन धन लगा बैठे थे, और आरिफ अलवी साहब जो हैं वो उनके ख़िलाफ़ बड़ी तुंदो तेज़ बयानात भी देते थे। वो फिर अब बाद में उन्होंने कहा कि जी वो तो बड़े आला पाए के जज हैं वगैरह वगैरह। तो कुदरत की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि जिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो है वो मोहम्मद अशफाक साहब, जो डॉक्टर मोहम्मद अशफाक हैं FPR के, उनके ज़रिए और ARU के ज़रिए, शहजाद अकबर के ज़रिए जो एक कोशिश की गई थी उनको ह्यूमिलिएट करने की, उनकी अहलिया के ऊपर केस बनाया गया था बंदयाल साहब के ज़रिए, आसिफ खोसा के ज़रिए और गुलजार के ज़रिए, वो सारा कुछ करने के बाद इन दी एंड जो रिज़ल्ट निकला है वो ये निकला है कि आज उन्हीं को ख़त लिखने पड़ रहे हैं कि सानू बचाओ। लेकिन उन्होंने भी आगे से सीधा किया है थोड़ा सा, उन्होंने कहा कि जी आपने जो ख़त लिखा है ये ऐसे ही होता है चीफ जस्टिस को ख़त, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में आप एक दरख्वास्त दायर करते हैं तो उस दरख्वास्त के अंदर या उस ख़त के अंदर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, ना उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि ये कहाँ से आया है, ना उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि किसने भेजा है, बस ये एक ख़त आ गया। दूसरी चीज़ उन्होंने साथ ये कही है कि जी जो ख़त उन्होंने हमें भेजा उसका जो लिफाफा है अलबत्ता उसके ऊपर इंतज़ार हुसैन पंजोथा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं तो उनकी जानिब से भेजा गया है। तो वो क्या हैं, PTI के वकील हैं क्या है, कुछ नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ। उन्होंने कहा कि ये भी एक हैरान कुन बात है कि जो लिफाफा मुझे भेजा गया है, उस जो ख़त मुझे भेजा गया उसकी एक कॉपी जो है वो पहले ही मीडिया को अरसाल कर दी गई थी। तो ये बुनियादी तौर पर मीडिया के पास वो पहले से ख़त मौजूद था। तो बुनियादी तौर पर ये जो ख़त है इसके अंदर मेरे से कम बात की गई है, और एक मुहिम जो है वो कुछ लगता है कि मतलब ये उन्होंने प्रेस रिलीज में नहीं लिखा, मैं अपना कमेंट कर रहा हूँ कि ये उन्होंने इशारा इस तरह से दिया है कि ये मीडिया वाली बात पर जो मैंने उसका मानी अख्ज़ किया है वो ये है कि ये बात जो है वो बड़ी अजीबोगरीब है कि आप चीफ जस्टिस को अगर लेटर लिख रहे हैं और आपका मकसद जो है वो चीफ जस्टिस को अपने परेशानियों की तरफ उनकी तवज्जो दिलाओ, नोटिस है एक तरह से, तो उसको मीडिया में जारी करके, तो उन्होंने फिर आगे लिखा है कि मैं किसी के प्रेशर में नहीं आऊँगा। चीफ जस्टिस जो है उनको अपनी आइनी जिम्मेदारियों का बखूबी इदराक है और उन्होंने कहा कि उन पर दबाव नहीं डाला जा सकता और ना ही वो जानिबदारी करेंगे। अल्लाह के फजल से चीफ जस्टिस अपने फ़राइज़ की अदायगी और मनसब के हलफ की पासदारी करते रहेंगे। तो ये जो दबाव है वो मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ का वो इस वक्त यहाँ पर उन्होंने एड्रेस कर दिया कि जिनको दिखाने के लिए आपने किया और जिनकी तरफ से आप कह रहे हैं कि उनका कुछ हो रहा है उसकी वजह से, दोनों को उन्होंने कह दिया है। तो फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो 7 सफ़ात की दरख्वास्त मौसूल हुई थी लेकिन कोई नाम और राब्ता की तफसीलात नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से इसको फिर प्रेस रिलीज़ की सूरत में जारी किया गया। इमरान खान साहब का मैं आपको, अब मेरी एक स्टोरी भी है बाय द वे, नया दौर मीडिया के ऊपर वो स्टोरी पब्लिश हुई भी है और उसके अंदर मैंने बताया था कि किस तरह से उनके खिलाफ एक मुकदमा जो बनाया गया था काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ, उनके ऊपर स्पाई कैसे की, जासूसी कैसे की गई थी उनकी, कोई उसके ऊपर रेफरेंस फाइल नहीं किया गया था, बल्कि एक जो है वो गैर कानूनी तरीके से उनकी कुछ दस्तावेज़ात जो कि पाकिस्तान का एक बहुत ही एक आलमी एक इदारा है उसके साथ मुआहिदा है, उनकी टैक्स डिटेल्स थी उनकी अहलिया की, वो भी निकाल के और उससे एक मुकदमा बनाया गया जो कि पाकिस्तान के मुआहिदे में शामिल था कि ये नहीं हो सकता, और फिर कुछ साबित भी नहीं कर सके, उसमें कोई 2 नंबरी साबित नहीं कर सके। सो दिस वाज अ वेरी प्रॉब्लमेटिक केस, जिसके पहले ही काजी फ़ाइज़ ईसा जो है वो अपनी मुकम्मल तौर पर साबित कर चुके थे कि वो अपनी जो असासों की डिटेल्स हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाल चुके थे, विच इज़ अ ग्रेट स्टेप। लेकिन जो इसमें प्रॉब्लम है ना वो यहाँ पर वो ये है
کہ وہ کیا کیوں گیا تھا، وہ فیض آباد دھرنا کیس کی وجہ سے کیا گیا تھا. اور فیض آباد دھرنا کیس کیوں کیا گیا تھا؟ کیونکہ فیض آباد دھرنا کروایا گیا تھا. اور فیض آباد دھرنا کیوں ہوا تھا؟ وہ پچھلی حکومت کو جو نواز شریف صاحب کی مطلب پرانی حکومت تھی، اس کے بعد شاہد خاقان عباسی کی حکومت تھی، اس کو دباؤ میں لانے کے لیے اس کے خلاف ایک سازش کی گئی تھی. اور جو پی ایم ایل این کے خلاف ایک بیانیہ بنانا تھا، اس میں ختم نبوت کا کارڈ بھی کھیلنا تھا، اس میں تحریک لبیک کا کارڈ بھی کھیلنا تھا، اس کے لیے وہ دھرنا کروایا گیا تھا. تو وہ دھرنا، وہ سب کچھ اب یہ ایک مزیدار بات جو ہے نا وہ یہ ہے اس سارے معاملے میں. آپ ساری کابینہ کیئر ٹیکر کیبنٹ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ نواز شریف صاحب کے آج کل جو حالات ہیں ان کو دیکھ لیں، آج عمران خان صاحب کے جو حالات ہیں، باجوہ صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں، آصف غفور صاحب این ڈی یو میں چلے گئے ہیں، دوبارہ شاید وہ کبھی وردی میں نظر نہ آئے، وہ تو عز و منتشاء، وہ تو ذل و منتشاء. جنرل فیض حمید جو ہیں ان کے خلاف انکوائریاں چل رہی ہیں، فیض آباد دھرنا بھی کیس لگا ہوا ہے. اب احسن اقبال اور شاہد خاقان عباسی تو ذرا تھوڑے سے مطلب پیچھے ہٹ گئے ہیں، ڈر گئے ہیں، بھاگ گئے ہیں، مگر ایٹ لیسٹ ابصار عالم جو ہیں ان کی جو ٹیسٹیمنی ہے وہ موجود ہے. سو یہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے نظر یہ آتا ہے کہ جو ایک خاک نشینوں کی حکومت ہے وہ آ گئی ہے اور سب کچھ الٹ گیا ہے. تو اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے چیف جسٹس ہیں، اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کے اوپر پہلے گولیاں چلائی گئیں، تو وہ جو جس بندے نے چلائیں اس نے کہا کہ وہ قائد اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان کے اوپر گستاخ ہیں وغیرہ وغیرہ. گستاخی کا الزام بھی لگا ان کے اوپر، کرپشن کا انہوں نے الزام لگایا تھا وہ بھی ان کے اوپر لگا. انہوں نے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کی، وہ کہتے تھے یہ غدار ہے سارے کے سارے، تو وہ سب سے بڑے غدار، اس وقت سائفر کا کیس بھی چل رہا ہے، غداری کا وہ سب کے اوپر الزام لگاتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑنے کی وجہ سے. اور وہ کہتے تھے کہ جی فوج جو ہے وہ بڑی ضروری ہوتی ہے، فوج بڑی اچھی ہوتی ہے، اور فوج نہ ہوتی تو پاکستان کا حال جو ہے وہ لیبیا اور سیریا والا ہوتا. وہی فوج جو ہے اس کا لیبیا اور سیریا جیسا حال کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے آج کل. تو یہ جو معاملات ہیں وہ تاریخ کا جبر ہے، قدرت کا نظام ہے ثقلین مشتاق کے الفاظ میں، جو بھی آپ اس کو کہیں، مگر یہ میرے لیے بڑا سویٹ ریونج ہے، اس کو میں کہوں گا. چلتے ہیں اپنی اگلی خبر کی طرف. اکبر ایس بابر صاحب جو ہیں انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن جو پی ٹی آئی کا اس کو چیلنج کرنے کا اعلان کیا. اب دیکھیں، میں اکبر ایس بابر نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے، اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کو ایک ادارہ بنانا چاہتے تھے، میں فاؤنڈنگ ممبر تھا. جسٹس وجیہ الدین احمد جو ہیں انہوں نے 2013 میں جب انٹرا پارٹی الیکشن ہوا تو انہوں نے اس کے خلاف ایک جو ہے وہ بھرپور رپورٹ جاری کی تھی، لیکن بجائے اس کے کہ اس رپورٹ کے اوپر عمل کر کے اس کو ایک سیاسی جماعت میں بنانے کی، تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی، عمران خان صاحب نے جسٹس وجیہ الدین احمد کو ہی پارٹی سے نکال دیا. اور آج اس کا وہ رزلٹ کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ فورن فنڈنگ کے کیس بھی چل رہے ہیں اور پارٹی کے اندر کوئی سٹرکچر نہیں ہے. پارٹی جو ہے وہ اس وقت تتر بتر ہے، ادھر ادھر سے جو ہے وہ لوگوں کو جوڑ کے، وکیلوں کو لا کے، اور حکومت وہ الیکشن کا ایک کوشش کی جا رہی ہے. اور اس میں الیکشن بھی جو وکیل ہے وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے اور دوسرے لائرز ونگ سے اٹھا کے کسی طریقے سے لے کر آ کے، اور اب ایک پارٹی چیئرمین لگا دیا کہ جو کہ 1.5 سال پہلے پارٹی کے اندر آیا. جیسے عثمان بزدار صاحب 6 ہفتے پہلے پارٹی میں آئے تھے، یہ بھی کوئی تقریباً 6 کوارٹرز پہلے، کوارٹر آف اے منتھ پہلے، کوارٹرز آف منتھ کے پہلے جو ہے 6 کوارٹرز پہلے یہ آئے تھے پارٹی کے اندر. تو ان کو بھی جو ہے وہ بنا دیا گیا. تو اب یہ اکبر ایس بابر یہ کہتے ہیں کہ جی فورن فنڈنگ ہوئی تو کہتے تھے یہ ایزی لوڈ ہے. اب مجھے ایزی لوڈ کہنے والے ڈاؤن لوڈ ہو چکے، پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اب جو ہے وہ اس طرح کے الیکشن ہونے کے بعد بلے کا نشان پہلے سے زیادہ خطرے میں ہے، کیونکہ یہ کیسے الیکشن ہے جس میں بانی اراکین نہ حصہ لے سکیں. ہم مجبوراً پی ٹی آئی کے دفتر گئے، پی ٹی آئی ذمہ داران سے ووٹرز کی فہرستیں مانگی، مگر کوئی جو ہے وہ ہمیں فہرستیں نہیں دی گئیں. پی ٹی آئی پر قیادت مسلط کی گئی ہے. ان کا کہنا تھا کہ انڈر گراؤنڈ لوگوں کے کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے اور گراؤنڈ پر موجود لوگ نظر انداز ہوئے، آپ نے ورکرز اور میرٹ کو اہمیت نہیں دی. اکبر ایس بابر نے کہا کہ الیکشن کمیشن اور عدلیہ سے کہتا ہوں ہر جماعت کی فنڈنگ کی اسکروٹنی کرے اور اس معاملے میں انتظار نہ کرے. انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے ورکرز کو پارٹی چیئرمین چننے کا اختیار ہونا چاہیے تھا، مگر ایک ڈرامہ کر کے نئے چیئرمین کا انتخاب کیا گیا. الیکشن کمیشن اور عدلیہ سے کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں میں جمہوریت لانے کے لیے کردار ادا کریں. انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن کو مسترد کرتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان سمیت عدالت جانے کا بھی اعلان کیا اور کہا کہ تحریک انصاف نے موجودہ حالات خود پر اپنے اوپر لاگو کیے. میں بار بار تعمیری سیاست کی تجویز دیتا رہا ہوں. میرا خیال ہے کہ یہ ایک سیریس پرابلم ہے. اس کی وجہ یہ ہے جناب کہ اکبر ایس بابر صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی ممبرز میں سے ہیں. انہوں نے اس کے اوپر تقریباً 8 سال ایک بہت سیریس مقدمہ لڑا ہے. الیکشن کمیشن سے فیصلہ ہوا ہے فورن فنڈنگ کیس کا. وہ فورن فنڈنگ کیس کا ہم شاید اسی پلیٹ فارم سے ماضی میں ذکر کر چکے ہیں کہ اس کا کبھی فیصلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں اگر آپ فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری دیکھیں جس کے اندر فورن فنڈنگ کے لیے یو کے میں جو ابراج نے، عارف نقوی صاحب ابراج کے مالک، انہوں نے جو فنڈنگ کی تھی وہ کس طرح سے کی تھی. تو اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ ایک یو اے ای سے تعلق رکھنے والا ایک شہزادہ جو تھا اس نے بھی اس کے اندر فنڈنگ کی تھی. تو وہ کس نے کروائی ہوگی؟ عمران خان صاحب
साहब के ऐसे ताल्लुकात तो नहीं थे, वो जिन्होंने करवाई थी उन्होंने फिर इसमें यूएई के प्रिंस का तो कोई ताल्लुक नहीं है। यूएई के प्रिंस को तो एक बताया होगा कि भाई वो हुबारा बस्टर्ड आपको शिकार करने के लिए इतनी जगह दे देंगे, ये इतने पैसे हैं, ये इधर दे देंगे, हमें भेज देगा, ये मनी लॉन्ड्रिंग हो जाएगी, आराम से हम पैसे पूसे कमा लेंगे। अब वो क्योंकि एक अरब शहजादा इसमें शामिल है तो जाहिर है अब आप उसके ऊपर बात तो नहीं कर सकते, उसके ऊपर फैसला तो नहीं दे सकते, सो देयरफॉर फैसला उसके ऊपर कभी नहीं आएगा। मगर ये बहरहाल फॉरेन फंडिंग का केस जो है वो उन्होंने लड़ा, अब वो पार्टी को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनके कोई कैरेक्टर की गवाही नहीं दे रहा यहाँ पर, मगर उस बंदे का जो व्यू है, जो उस बंदे की स्ट्रगल है वो कंसिस्टेंट रही है, जो उसका पॉइंट ऑफ ओपिनियन, उसका जो ओपिनियन है, वो जिस नज़रिए से, जिस असूल की बुनियाद पर वो लड़ रहा है वो कंसिस्टेंट रहा है। और उन्होंने कहा कि मुझे सेक्रेटरी जनरल के ओहदे की पेशकश हुई, मैंने कहा जी मेरे पास इतने वसाइल नहीं है, मुझे अपने काम करने होते, मैं पार्टी का सेक्रेटरी जनरल का ओहदा नहीं रख सकता, तो मैंने कोई पैसे तो कमाए नहीं है इसमें से, तो आई डोंट रियली हैव उसके खिलाफ कोई करप्शन का चार्ज या उसके कोई बहुत ज़्यादा पैसे उसके पास आए हों, ऐसी भी सिचुएशन नहीं है। सो देयरफॉर अगर वो इलेक्शन कमीशन में जाते हैं और वो जाकर कहते हैं कि जी इस पार्टी के इलेक्शन को, और उसकी बात को सुन लिया जाता है, बिकॉज उसके लिए आपको उनका नेक नाम होना, अच्छे होना, करप्ट ना होना कोई मानी नहीं रखता। अगर हमारे जो ताकतवर तरीन ओहदेदार और इदारे हैं वो अगर चाहें तो अकबर एस बाबर की इस दरख्वास्त से बड़ा ही बेहतरीन काम ले सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान साहब से वो बल्ले का निशान लेकर अकबर एस बाबर को या किसी भी शख्स को दे सकते हैं, और एक सिचुएशन एक ऐसी आ सकती है इसकी वजह से कि पीटीआई जो है वो मुकम्मल तौर पर ऑब्लिटरेट हो जाए। मेरा ये व्यू है। आई मीन इफ़ आई वर मेकिंग द डिसीजंस और मेरे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आती तो मैं उसको जाने ना देता, अगर मैं उतनी नफरत करता पीटीआई से जितनी कि वो लोग पीटीआई से करते हैं। तो ये एक सिचुएशन मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ कि मौका बड़ा अच्छा हाथ आ गया। अब देखते हैं कि, और जिस तरह से हुआ है 20 दिन के अंदर अंदर आप इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन जिस तरह से कंडक्ट हुए हैं उसके खिलाफ अकबर एस बाबर के जो एतराज़ात हैं, बड़े जनवन एतराज़ात हैं, उसमें एतराज़ के तौर पर बतौर एतराज़ वो बिल्कुल ठीक है। और अगर अब अगला स्टेप भी उसी डायरेक्शन में जाता है जिस डायरेक्शन में अभी तक सारे मामला गए हैं, तो पीटीआई कुड फेस कंप्लीट अनाइलेशन एज अ पॉलिटिकल पार्टी, एटलीस्ट अंटिल जब तक ये मामला सेटल नहीं होते इस इलेक्शन की हद तक, जो कि शायद ना हो अगर इस वक्त कुछ इस तरह का हो जाता है। तो देखते हैं क्या होता है। स्टे ट्यून्ड, मज़ा आएगा। अगली खबर की तरफ चलते हैं जी। चलास में, ये गिलगित बल्तिस्तान का एरिया में, चलास में मुसाफिर बस पर फायरिंग हुई जिससे 8 अफराद जाँ बहक और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। खबर कुछ इस तरह से है कि एक मुसाफिर बस जा रही थी, मुसाफिर बस के ऊपर फायरिंग हुई। अब उसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि उसमें उसकी वजह से बस में आग लग गई और उसका कोई सिस्टम फेलियर हो गया जिसकी वजह से वो जाके ट्रक में लग गई, या आग लगने से लोग मर गए, या ट्रक के साथ टक्कर होने से जो है वो लोग मर गए। लेकिन जो बात कन्फर्म है वो लोगों के मरने की और फायरिंग होने की है। दहशतगर्दी का ही वाक़या है। इस हवाले से मेरी जो बात हुई है वो ये है कि अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, और जहाँ तक कुछ लोगों का कहना था कि शायद ये सेक्टेरियन मामला हो सकता है। सेक्टेरियन के बारे में जो बात हुई है वो ये है कि उसके अंदर कुछ शिया अफराद भी मौजूद थे। यकीनन बस में पाकिस्तान के अंदर होते ही हैं शिया अफराद, हर बस में अगर आप कहीं जा रही होगी तो उसमें शिया अफराद भी होंगे, मगर उसमें सुन्नी अफराद भी बड़ी तादाद में। कोई ये ज़ियारतें नहीं हो रही थी या सिर्फ शिया अफराद इसके अंदर शामिल, इस बस के अंदर सवार नहीं थे, और कुछ सुन्नी अफराद भी शामिल थे। तो क्या शियों ने हमला कर दिया? ऐसा भी नहीं है। लिहाजा ये मजहबी तंजीम का, कोई सेक्टेरियन तंजीम का सेक्टेरियन वाक़या नहीं लग रहा अभी तक की जो सूरत हाल है। तफ्तीश नहीं हुई है। जो लोग देख रहे हैं इस मामले को वो सिर्फ देख रहे हैं कि अभी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या है, उसकी बुनियाद पर मैं बात कर रहा हूँ। अलबत्ता इसके अंदर 10 के करीब जो है वो अहलकार मौजूद थे, और उसमें इंटेलिजेंस के भी अफराद जो थे वो मौजूद थे, खुफिया एजेंसियों से भी ताल्लुक़ था शायद उनमें से कुछ का, जिस पर हमला हुआ है। तो उनके बारे में कोई खबर लीक हुई या वैसे ही उन्होंने हमला किया? लगता ऐसा है कि ये मामला जो है वो फौजी अहलकारों को मारने की कोशिश थी या उनके ऊपर हमला करने की कोशिश थी, जिसमें कामयाबी हुई या नहीं हुई, क्योंकि जो आइडेंटिटीज़ हैं 8 अफराद के मरने की वो तो अभी तक नहीं आई हैं कि वो कौन कहाँ से ताल्लुक़ रखता था, या 26 अफराद जो ज़ख्मी हुए, मुतादिद अफराद जो ज़ख्मी हुए उनमें से कौन कहाँ से ताल्लुक़ रखता था। लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है उससे लगता ही है कि ये सेक्टेरियन वाक़या नहीं लग रहा। हाँ, ये हो सकता है कि ये वाक़या जो है वो दहशतगर्दी का तो 100% है, मगर शायद फ़ौज के इलाके के ऊपर, फ़ौज के लोगों के ऊपर जो है वो हमला हुआ है। वाक़या जो है वो थोड़ा सा इसकी जो डिटेल्स हैं वो मैं वैसे ही आपको बता दूँ। शाराय करम से गुजर रही थी बस, और ये इलाका जो है वो हड्डोर का इलाका है, वहाँ पर जो है वो ये वाक़या पेश आया।
تو ہم دعا گو ہیں کہ 8 افراد کے لیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غریق رحمت کرے، ان کے لواحقین کو صبر عطا فرمائے، اور جو زخمی ہیں ان کو جلد از جلد صحت یابی عطا فرمائے۔ مزید جو بھی اس کے اوپر انفارمیشن آئے گی وہ ہم اس سے آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے۔ علی بارسی کو فی الحال نیا دور کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے۔ آداب۔